को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को हम स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले देखें कि मानव की आर्थिक गतिविधि का अध्ययन किसमें किया जाता है। इकोनॉमी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। इसमें उसके आर्थिक लाभ है, उनकी आर्थिक हानि है, ये दोनों इसमें शामिल होते हैं। अर्थशास्त्र के जनक किसको माना जाता है, एडम स्मिथ, ये अर्थशास्त्र के जनक हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। 1776 में ये प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक, ठीक है। एडम स्मिथ की पुस्तक 1776 में प्रकाशित हुई वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है, ठीक है। अर्थशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो आर्थिक गतिविधियों का इसमें अध्ययन किया जाता है, जिसमें उसके आर्थिक लाभ होते हैं या फिर हानि होती है, ये इसमें शामिल होते हैं। जब किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे। इसका वर्गीकरण किन किन श्रेणियों में किया जा सकता है उन्हें देखेंगे। सबसे पहले देखें हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, यह सब कौन तय करता है, बाजार। इसमें सरकार की कोई भी भूमिका नहीं होती है, किसमें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। हमें क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, उसे किस कीमत पे हम बेचना चाहते हैं, ये सब कौन तय करेगा, तो ये बाजार तय करती है। इसमें सरकार की कोई भी भूमिका नहीं होती, ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फिर आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसमें क्या होता है, पूंजीवादी व्यवस्था के ये विपरीत होता है, ठीक है। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत आदि का फैसला कौन लेती है, सरकार। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम केंद्रीकृत या फिर नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है। ये किसके कंट्रोल में होता है, सरकार के। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत जर्मनी के दार्शनिक किसने, कार्ल मार्क्स ने दिया था। इनकी पुस्तक का नाम है दास कैपिटल, ठीक है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के संयुक्त रूप को हम क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें मिलेगा अपने ही भारत में। मलेशिया, इंडोनेशिया को भी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे संगठित और असंगठित, ठीक है। संगठित अर्थव्यवस्था, असंगठित, अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी क्या होगा, तो असंगठित इकोनॉमी, ठीक है। असंगठित अर्थव्यवस्था को अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी कहेंगे। इसमें ऐसी आर्थिक गतिविधि शामिल होती है जिनका लेखांकन नहीं होता है ना। इसमें गैर पंजीकृत अर्थव्यवस्था इसमें शामिल होती है। इसमें कर्मचारी है और नियोक्ता है, इनको सामाजिक सुरक्षा किसी भी प्रकार की प्रदान नहीं की जाती। किसमें, असंगठित अर्थव्यवस्था में। भारत में लगभग तो 90% श्रमिक कैसे हैं, असंगठित हैं, है ना। इनका कोई भी ब्यौरा नहीं है, ये पंजीकृत नहीं है, ये रेगुलर कर्मचारी नहीं होते हैं ना, इसको सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती है। 90% श्रमिक कैसे हैं, जो क्या है, असंगठित हैं। फिर देखेंगे संगठित, जिसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी कहेंगे। इसमें आर्थिक गतिविधि की गणना की जाती है। इसके अंतर्गत श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें कुछ निश्चित घंटों के लिए कार्य करना होता है ना। जैसे विकसित देशों की अर्थव्यवस्था होती है, उसको हम क्या कहेंगे, संगठित। जिसमें कितना काम करना है, कितने घंटे काम करना है, कितने लेबर होंगे, है ना, उसका रिकॉर्ड होता है, वो होता है संगठित अर्थव्यवस्था, है ना। जिसमें श्रमिकों को रोजगार में सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये कहाँ देखने को मिलता है हमें, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में। फिर देखेंगे बंद इकोनॉमी, जिसको हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड बंद अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अन्य देशों के साथ आयात निर्यात नहीं होता, ठीक है। आयात निर्यात आप समझते होंगे। निर्यात, जब हम अपने देश से किसी सामान को दूसरे देश में भेजते हैं तो उसको हम कहते हैं निर्यात, और किसी दूसरे देश से जब अपने देश में मंगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आयात करना कहते हैं। जैसे भारत में 1991 में पहले बंद अर्थव्यवस्था थी, जहाँ पर आयात निर्यात नहीं होता था। खुली अर्थव्यवस्था, जिसको ओपन इकोनॉमी कहेंगे। ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ अन्य देशों के साथ हम क्या करेंगे, आयात निर्यात करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, ओपन इकोनॉमी कहेंगे। फिर देखेंगे अनडेवलप्ड इकोनॉमी क्या होगा, अल्प विकसित, ठीक है। अनडेवलप्ड क्या होगा, अविकसित। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें नागरिकों की आवश्यकता से कम संसाधन पाए जाते हैं, जैसे कि सोमालिया
और बुरुंडी आदि देशों में। अगला देखेंगे फिर विकसित जो डेवलप्ड है ना, डेवलप्ड भी इकोनॉमी क्या होगा, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें नागरिकों की आवश्यकता से अधिक संसाधन हो, है ना। जैसे G7 के सदस्य देश इसमें शामिल है, वो क्या है, विकसित है ना, डेवलप्ड इकोनॉमी है। फिर देखेंगे डेवलपिंग जो अभी विकासशील है। डेवलपिंग इकोनॉमी देखेंगे ऐसे देश जो आर्थिक समृद्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करने का भी क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। जैसे कि हमारा भारत है, ब्राज़ील है, मलेशिया है, ये क्या है, अभी डेवलपिंग है ना, विकासशील है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डेवलपिंग इकोनॉमी कहेंगे। फिर देखेंगे सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, ठीक है। पब्लिक इकोनॉमी क्या होगी, ऐसी आर्थिक गतिविधि जो सरकार द्वारा संचालित होती है, वो सार्वजनिक अर्थव्यवस्था है ना, उसको हम सार्वजनिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के माध्यम से इसमें कार्य होते हैं। फिर देखेंगे प्राइवेट इकोनॉमी, जिसको हम क्या कहेंगे, निजी अर्थव्यवस्था, ऐसी आर्थिक गतिविधि जो सरकार के अलावा अन्य संस्थाएं और नागरिकों द्वारा संचालित की जाती है, उसको हम कहेंगे प्राइवेट इकोनॉमी, निजी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट अगला देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण देखेंगे। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक समृद्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, वो विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है ना। जो अभी आर्थिक समृद्धि के उच्च स्तर को प्राप्त नहीं किया है, प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, वो विकासशील है। और जो प्रयास रत नहीं है, जो उच्च स्तर को प्राप्त कर चुका है, वो कैसा है, विकसित है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था इन विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शामिल है। विकसित देशों के सापेक्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था अभी कैसी है, तो पिछड़ी हुई है। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी का 54.6%, ठीक है, कृषि और इससे संबंधित कार्य में लगे हुए हैं। और देश के लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या, 70% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से किस पर निर्भर है, कृषि पर ही निर्भर है। कई उद्योग को कच्चे माल के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता है ना। और कृषि क्षेत्र का विदेशी मुद्रा अर्जन करने में भी अहम योगदान होता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी सेक्टर भी मिलेंगे आपको और पब्लिक सेक्टर भी मिलते हैं ना। तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का या फिर बाजार की भूमिका इसमें क्या होते हैं, घनिष्ठ संबंध। निजी जिसको बोला जाता है प्राइवेट, और सार्वजनिक जिसको हम बोलेंगे पब्लिक। फिर देखेंगे शुरुआती योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र की मुख्य भूमिका थी, किंतु 1991 के से ये क्या हो गया, तो उदारीकरण के प्रभाव से निजी क्षेत्र के योगदान में फिर वृद्धि हो गई। और भारतीय अर्थव्यवस्था जिन सूचकों के आधार पर विकसित देशों से पिछड़ी हुई है, उन सूचकांक में निरंतर सुधार हो रहा है, अर्थात वह विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। अगला देखेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक सेक्टर, जिसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सेक्टर है ना, प्राथमिक क्षेत्र। इसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पाद या फिर इसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों के से क्या किया जाता है, प्राकृतिक उत्पादों से उत्पादन किया जाता है। जैसे कृषि, वन उत्पादन, मत्स्य है और खनन है, उत्खनन है, उत्पाद है, खाद्य संग्रह, ये किस में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सर्वाधिक रोजगार 50% से अधिक प्रदान करने वाला और भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कौन सा कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को हम किस में रखते हैं, तो रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत जो संलग्न है उसको हम रेड कॉलर जॉब में रखेंगे। दूसरे को हम रखेंगे ब्लू कॉलर जोन में, ठीक है, ब्लू कॉलर जॉब में। और तीसरे को रखा जाता है वाइट में और 5वें को रखा जाता है गोल्ड में, ठीक है, गोल्ड में। अभी पढ़ेंगे हम दूसरा में क्या होता है। दूसरा क्षेत्र होता है द्वितीयक क्षेत्र, जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी सेक्टर। ऐसे क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक उत्पादों से जो अर्ध निर्मित या फिर पूर्ण निर्मित उत्पाद बनाए जाते हैं। जैसे कि गन्ना से क्या बनता है, चीनी, कपास से कपड़ा, सब्जी से जूस, गेहूं से आटा, लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी किस में आएंगे, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आएंगे, है ना। और तृतीय क्षेत्र में कौन सा आएगा, तो इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की को क्या देता है, सेवा। जीडीपी में से इसका योगदान कितना प्रतिशत, 50%, ठीक है, 50% से अधिक है, जो कि सर्वाधिक है। जैसे कि बीमा है, बैंकिंग है, चिकित्सा है, शिक्षा है, पर्यटन, ये सभी किस में आते हैं, तो ये आते हैं तृतीयक सेक्टर में। फिर आते हैं चतुर्थ में, ऐसा क्षेत्र जो ज्ञान,
सूचना पर आधारित होता है, उसको हम चतुर्थ में के अंतर्गत रखते हैं। सूचना आधारित अर्थव्यवस्था का इसमें विकास होता है। फिर आता है पांचवा, अर्थव्यवस्था किस प्रकार के अंतर्गत शीर्ष स्तर के निर्णय लिए जाते हैं, जिसमें सरकार शामिल है, जो कानून पारित करती है, इसमें शिक्षा है, उद्योग है, वाणिज्य क्षेत्र के शीर्ष निर्णयकर्ता इसमें शामिल होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट अगला देखेंगे। फिर आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर समग्र जीवीए में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2024 में कम से कितना है? 17.7, 27.6%, 54.7% थी। और कृषि में लगे हुए लोग को किस में रखेंगे हम? रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत। और द्वितीयक क्षेत्र ये कृषि वाला आएगा प्राइमरी में, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। और सेकेंडरी सेक्टर में लगे हुए को हम किस में रखेंगे? ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखेंगे। तृतीयक अथवा जो सेवा में लगे, जैसे कि पर्यटन है, यातायात है ना, बैंक है, ये सभी किस में आते हैं? तो तृतीयक में आते हैं। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे हम किसको? तो व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। और पंचक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय को किसमें? तो गोल्ड कॉलर जॉब के अंतर्गत इसको संदर्भित किया जाता है। फिर देखेंगे गिग इकोनॉमी क्या होता है? तो ऐसी आर्थिक गतिविधि जिसमें संविदा आधारित अर्थात कम समय के लिए जुड़े हुए हैं श्रमिक, है ना, तो उसके साथ अनुबंध किया जाता है, उसको हम गिग इकोनॉमी कहते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में एक ही व्यक्ति एक साथ एक से अधिक कंपनी के लिए कार्य कर सकती है, वो क्या होता है? गिग इकोनॉमी होता है। फिर देखेंगे सर्कुलर, जिसको कहते हैं चक्रीय, ठीक है। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होगा? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? सर्कुलर इकोनॉमी कहेंगे। फिर देखेंगे ग्रीन इकोनॉमी, ऐसी आर्थिक गतिविधि जिसका पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, जिसका एनवायरनमेंट पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे ग्रीन इकोनॉमी। हरित अर्थव्यवस्था, इसमें सतत विकास, आर्थिक समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण की संकल्पना इसमें शामिल होती है। फिर देखेंगे ब्लू इकोनॉमी में हम किसको रखेंगे? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समुद्र परितंत्र की रक्षा के साथ आर्थिक विकास को भी सुनिश्चित किया जाता है, उसमें हम ब्लू अर्थव्यवस्था, जिसको हम ब्लू इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। फिर देखेंगे डिजिटल इकोनॉमी, जब आर्थिक गतिविधियां, डिजिटल अर्थव्यवस्था जिसको हम कहेंगे डिजिटल इकोनॉमी, जब आर्थिक गतिविधियां पेपर रहित माध्यम मतलब ऑनलाइन पद्धति से की जाती है, उसको हम डिजिटल इकोनॉमी कहते हैं। फिर देखेंगे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, ये हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।